हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों की? फुल ऑन मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। और मैं आपको ये गजब की बात बता दूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा ये चैप्टर चुटकियों में हो जाने वाला है। कैसे? क्योंकि इसी वीडियो में हम कवर करेंगे वन शॉट पूरे चैप्टर की समरी, अच्छे से समझेंगे एंड आफ्टर दैट सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी इसी एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं ना एक्चुअल वन शॉट। तो मेरा नाम है आदि भैया और आप देख रहे हो अकेडहब। अब हम यहां पे हम चला रहे हैं लक्ष्य बैच, जहां पे आपके सारे सब्जेक्ट्स मौज मस्ती के साथ पढ़ाए जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलो भाई आज का चैप्टर शुरू करते हैं। हिस्ट्री को बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं बनानी है पढ़ाई को बिल्कुल भी, ये मोटो है मेरा। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स चैप्टर का नाम है और करते हैं जी चैप्टर की शुरुआत। तो चैप्टर की शुरुआत होती है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, कि किस तरह नई नई डायनेस्टीज उभर के आई, ठीक है? तो मेनली हम इसमें किसकी बात करेंगे? चोलास डायनेस्टीज की इस चैप्टर में अपन बात करेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। बाय द 7th century देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या हो गए थे? बहुत सारे बिग लैंड लॉर्ड्स, मतलब ऐसे लोग जिनके पास बहुत जमीन थी या वो बहुत पावरफुल थे या उनके पास अपनी आर्मी थी, ऐसे बहुत लोग हो गए थे। और उनमें अब सबसे पहले हम बात करें द राष्ट्रकूटास की। कौन थे ये? द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। डेक्कन कौन सा है? आपका ये जो सेंट्रल एरिया है ना नीचे से इंडिया का, दिस इज कॉल्ड डेक्कन रीजन। वर सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो जो कर्नाटका में चालुक्यास डायनेस्टी थी उनके सबऑर्डिनेट्स कौन थे? राष्ट्रकूटास थे। ड्यूरिंग द मिड 8th century, अब देखो, राष्ट्रकूटा चीफ कॉल्ड दांडी दुर्ग ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड। सबऑर्डिनेट होता क्या है? सबऑर्डिनेट मतलब उनके एक तरह से सक्सेसर्स, समझ रहे हो? जो उनके सेम टाइम पे साथ में भी रहते हैं और उसके बाद वही आगे जाके रूलर बन जाते हैं। ऐसे इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो हुआ क्या? कहानी बनाएंगे। हिस्ट्री में तो मजा कहानी के बिना आता ही नहीं है, तो अपन कहानी बनाते हैं फटाफट। कहानी क्या है? तो राष्ट्रकूटा जो थे वो कहां थे? सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास के कर्नाटका में। सबऑर्डिनेट मतलब समझ में आया? जो कि रूलर एक होता है बट उसके साथ वो भी एग्जिस्ट करते हैं और एक टाइम पे वो आगे बढ़ जाएंगे। वो हम ट्रिक के लिए याद रखेंगे। नाउ जैसे ही 7th century के बाद आई 8th century, और 8th century के मिड में हुआ क्या? एक राष्ट्रकूटा चीफ था जिसका नाम था दांटी दुर्ग। उसने क्या करा? उसने उनका जो राजा था ना मेन चालुक्य, उसको हरा दिया और वो बन गया राजा। और इस तरीके से पूरे राष्ट्रकूटास पावर में आ गए चालुक्यास को हरा के। तो गुर्जरा प्रतिहारा, हरिचंद्र एंड कदंबा मयूर शर्मन वर ब्राह्मण सक्सेसफुली एस्टैब्लिश द किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। तो अब ये राष्ट्रकूटा के तीन बड़े नाम, एक तो गुर्जरा प्रतिहार, एक हरिचंद्र और एक कदंबा मयूर शर्मन, ये तीन नाम जो थे ये आपको राष्ट्रकूटा में याद रखने। अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रकूटास के बारे में, ये तीन नाम लिखने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज ये तीन नाम ही थे जिन्होंने सक्सेसफुल एम्पायर बिल्ड करा था। कौन कौन से एरियाज में? कर्नाटका और राजस्थान के एरियाज में। बस इतना याद रखना है। तो राष्ट्रकूटास को एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहली लाइन पॉइंट वाइज याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 कि ये कौन थे? सबऑर्डिनेट्स थे आपके चालुक्यास कर्नाटका में जो थे और डेक्कन रीजन में सबऑर्डिनेट थे। उसके बाद 8th century में एक बड़ा खतरनाक ताकतवर बंदा आया, राष्ट्रकूटा का चीफ, जिसका नाम था दांटी दुर्ग, जिसने अपने चालुक्य लॉर्ड जो उनका राजा था उसको हरा दिया और पावर में आ गया। पॉइंट 2। पॉइंट 3 तीन नाम। थर्ड पॉइंट तीन नाम। ट्रिक क्या था? गुर्जरा प्रतिहारा, हरिचंद्र और आपका तीसरा था कदंबा मयूर शर्मन। इन तीन लोगों ने मिलकर सक्सेसफुली अपना एम्पायर खड़ा किया। किस एरिया में? कर्नाटका और राजस्थान में। तो कितने अच्छे तरीके से हमने पढ़ा ना, बड़े अच्छे से याद हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करेंगे राष्ट्रकूटास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था किंगडम्स में और उनकी जो प्रशस्ति थी। अब बात करते हैं उनकी। तो राष्ट्रकूटास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, many of these new kings often shared power with their samant as well as with association of peasant, trader and brahman. Revenue in the form of land rent was collected from the peasant, cattle keeper and artisan traders. अब बात करें ये कैसे अपना राज्य चलाते थे। ये जो नए राजा बन रहे थे ना, ये थोड़े डिफरेंट थे। भाई पहले के राजा कैसे हुआ करते थे कि भाई पूरा राज्य हमारा, सब हमारे अंडर में। बट नाउ थिंग्स वर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ऐसा नहीं था कि एक राज्य में एक ही बंदा बहुत पावरफुल है, और भी बहुत लोग थे जिनके पास काफी पावर, अपनी आर्मी, अपना सब कुछ था। तो अगर आप उनसे डायरेक्ट पंगा लोगे तो वो आपसे लड़ने आएंगे, और उन्होंने टीम अप कर लिया तो आपकी तो ऐसी तैसी हो जानी है। तो राजा ने बहुत चिल सिस्टम करा। राजा ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप सामंत कहते हैं जिनको, जिनके पास बहुत जमीन होती है, दे आर कॉल्ड सामंत। उन्होंने मिल के बोला आप यार सर आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे कोर्ट में आइए, हमें एडवाइस दीजिए, हमारे साथ मिलके काम कीजिए। इस तरीके से उन्होंने, राजाओं ने मिलकर सामंतों को अपने अंडर में ले लिया। एंड उसके साथ क्या करा?
एसोसिएशन को भी बनाया, जैसे ट्रेडर थे जितने भी, उनके जो एसोसिएशन हेड था उससे भी हाथ में ले लिया, आओ भाई तुम भी हमारी टीम में हो, तुम भी रोज राजा के कोर्ट में आओगे और अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ एडवाइसेस हैं वो दोगे। तो राजा ने इस तरीके से सबको अपने अंडर में लिया और तब मिलकर अपना सिस्टम चलाया। यही वजह से हम पढ़ रहे हैं। देखो आज भी अगर आप देखो इंडियन गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती है, ऐसा नहीं कि पूरी पावर हमारे हाथ में, नहीं, इंडिविजुअल बॉडीज भी हैं जो मिलके अपने अपने एडवाइसेस देती हैं। एक बोर्ड है, पार्लियामेंट है पूरा, इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट हमें पता चले कि ये सारा सिस्टम कहां से डेवलप हुआ है, राइट। तो चलो अब बात करते हैं रेवेन्यू। अब कोई भी सरकार को चलने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ये सरकार, राष्ट्रकूटास की सरकार पैसा कमाती थी रेवेन्यू से, यानी कि टैक्स जो कि लेती थी पीजेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिसन से या ट्रेडर से, सिंपल। अब बात करें प्रशस्तीज की, तो प्रशस्तीज डिपिक्टेड द इमेज दैट द किंग विश्ड टू प्रोजेक्ट अबाउट देमसेल्फ। व्हाट वर प्रशस्तीज? प्रशस्तीज वर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। क्या बोला मैंने? प्रशस्तीज वर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक राजा को अगर आने वाले टाइम के लोगों को बताना है कि मैं कैसा था, मैं कैसे राजा बना, तो वो अपनी प्रशस्ति लिखवाते थे। प्रशस्तीज कहां? दीवारों पे लिखवाई जाती थी, पत्थरों पे लिखवाई जाती थी, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में लिखवाई जाती थी। सो दे वर कॉल्ड प्रशस्ति। एक राजा अपनी खूब भर 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 के तारीफ करता था, या तो वो खुद करता था या वो किसी को ये काम देता था। कहने को ऐसा बोला जाता था कि जो बंदा ये लिख रहा है वो अपनी तरफ से लिख रहा है कि भाई हाँ हमारे राजा इतने महान हैं, उन्होंने ये करा, महान ये, बट रियलिटी इज कि वो राजा खुद बताता था कि यार ये चीज लिखना, ये चीज लिखना, समझ रहे हो। उसके अलावा लैंड ग्रांट, दीज वर कंपोज्ड बाय लर्नेड ब्राह्मण्स हु वर रिवॉर्डेड बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये काम किसको दिया जाता था? ऐसे ब्राह्मणों को दिया जाता था कि जो जितना अच्छा लिखेगा उसको उतनी जमीन दी जाएगी। तो अब आपको समझ में आया क्या सिस्टम था भाई, गजब की थी। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट वॉरफेयर फॉर वेल्थ। क्या अभी जो नई नई डायनेस्टीज उभर के आ रही थी, नए नए राजा आ रहे थे, इनके बीच में एक वॉरफेयर थी वेल्थ के बीच की। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो किंगडम जितना ज्यादा वेल्दी होगा, ऑब्वियस सी बात है वो किंगडम उतना ही ज्यादा पावरफुल भी होगा, राइट। सो अब इसमें कुछ 3 अलग अलग लड़ाइयों की बात। सबसे पहले हुआ ट्रिपार्टीट स्ट्रगल। क्या? और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आना ही आना है। क्या था ये? कन्नौज, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था, जो कि गंगा वैली के किनारे था, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था उस समय का। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, कॉल्ड एज द ट्रिपार्टीट स्ट्रगल। तो देखो वो रूलर्स जो गुर्जर प्रतिहार, यानी कि उनके वो जो राजा था ना, उसके अंडर में जो रूलर थे उस एरिया में, राष्ट्रकूटा आपको पता ही है, और पाला डायनेस्टी, इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेके लड़ाई चली कई साल कि भाई कन्नौज हमें चाहिए, हमें चाहिए, आपस में मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और इसी लड़ाई को कहा जाता है ट्रिपार्टीट स्ट्रगल, क्योंकि ये 3 लोगों के बीच में हुई है। क्लियर। उसके बाद बात करें सुल्तान महमूद ऑफ गजनी की, तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी फ्रॉम अफगानिस्तान रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, मतलब 1030, रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड टारगेटेड वेल्दी टेम्पल इंक्लूडेड सोमनाथ गुजरात। तो भाई अगर आपने गजनी का नाम नहीं सुना ना, महमूद गजनी का, तो आप हिस्ट्री से थोड़े कम वाकिफ हैं, है ना। अगर आपने ये नाम नहीं सुना, हमारे देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया, उसको वो नाम हटाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था अंग्रेजों के बाद, तो वो था महमूद ऑफ गजनी का। क्यों? क्योंकि ये अफगानिस्तान का राजा था जिसने 997 से 1030 तक अफगानिस्तान को राज करा, बट लगभग हर साल 8 से 10 बार ये इंडिया आया और अरबों करोड़ों का सोना लूट के ले गया इंडिया से, और इसे कोई नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास कोई भी एक पावरफुल रूलर नहीं था। इसने उस चीज का फायदा उठाया और ये ऑलमोस्ट इंडिया की वेल्थ लेके अफगानिस्तान पहुंच गया। ठीक है, अब तो याद रहेगा ना। अब बात करेंगे चामड़ास की और चौहान्स की। द चामड़ास, या फिर जिन्हें चौहान भी कहा जाता है, हु रूल्ड अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। तो ये जो चौहान थे या चामड़ास कह सकते हो, इन्होंने काफी टाइम तक दिल्ली वाले और अजमेर वाले रीजन पे रूल करा, बट ये क्या चाहते थे? एक्सपैंड करना चाहते थे। वो भी किधर? एक तो वेस्ट में और आपका ईस्ट में। वेस्ट में मतलब राजस्थान में, और ईस्ट में आपका ये जो अब असम की साइड पड़ती है। They were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahadwalas of Western उत्तर प्रदेश। तो अगर आपकी बात करें तो वो उन्होंने जब क्या करा, एक्सपैंड करने की कोशिश करी, किधर? आपकी जो गुजरात रीजन, यानी कि आपका वेस्ट रीजन में, तो वहां पे उन्हें किसका सामना करना पड़ा? चालुक्यास का सामना करना पड़ा। और वहीं पे गहादवालास जो थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वहां वो मिल गए उनको वेस्ट की साइड में, मतलब ईस्ट की साइड में सॉरी गुजरात, और वेस्ट की साइड में ये गहादवालास। तो वो बेचारे कहीं भी एक्सपैंड नहीं कर पाए, वहीं के वहीं रह गए। कहानी बढ़ चली है आगे द चोलास एम्पायर पे।
है क्या ये चोलास? तो द चोलास वर सब ऑर्डिनेट्स ऑफ द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। तो जो कांचीपुरम जगह पड़ती है वहां पे पल्लव किंग्स थे, उनके सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट मतलब जो उनके एंसेस्टर्स थे, मतलब उन्हीं के खानदान के। उसके बाद बात करें तो विजयलया ऑफ द चोला फैमिली फ्रॉम उरायूर कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा फ्रॉम द मुत्तरायार इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। तो अब यहाँ पे जो स्टोरी है ना, देखो हमने नॉर्थ साइड की स्टोरी तो कई बार, मतलब देखो नॉर्थ में हमें पता था कि मुगल्स जो थे वो प्राइमरीली नॉर्थ की साइड में थे। साउथ की कहानी कहाँ है? इस चैप्टर में है, क्योंकि न्यू किंग्स की बात करें तो साउथ की बात करें तो विजयलया ऑफ द चोला फैमिली, चोला फैमिली के जो विजयलया थे, जो उरायूर के राजा थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैप्चर कर लिया कावेरी डेल्टा फ्रॉम मुत्तरायार इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। तो उन्होंने 9th सेंचुरी में मुत्तरायार से क्या ले लिया, मतलब लड़के कावेरी डेल्टा वाला जो एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, वो जीत लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, द सक्सेसर ऑफ विजयलया, अब जिन्होंने ये जीता था उनका जो बेटा आया, उसने क्या करा, कंकर्ड नेबरिंग रीजन सच एज द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ। भाई उनका बेटा उनसे भी एक कदम आगे था, उसने आसपास के जो भी और नेबरिंग रीजन्स थे उसने वो भी सब जीत लिए, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, एक पावरफुल एम्पायर बन गया। द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर वॉज राजराज वन, और इन सारे चोला रूलर्स में जो सबसे पावरफुल था उसका नाम था राजराजा वन। ठीक है, वन क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में और भी राजा राजा रहे होंगे, इसलिए कह दिया जाता है राजराजा वन। ठीक है, इतना था चोलास के बारे में। नाउ अब हम और डीपली अंदर से पढ़ेंगे चोलास के बारे में। देखो ये चैप्टर का प्राइम जो है ना वो क्या है कि आपको अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में डीपली समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने बात करी कि ये चोलास डायनेस्टी कैसे निकली, कहां से निकली, ये क्या थे, सब ऑर्डिनेट्स थे पल्लव किंग्स के, जो कि कांचीपुरम में बेस्ड थे। उसके बाद शुरुआत कैसे हुई, विजयलया जो राजा था, जो कि चोला फैमिली से ही था, सबसे पहले उसने कावेरी डेल्टा वाला रीजन जीता। उसके बाद उसका जो बेटा आया उसने उसके आसपास का भी रीजन जीत लिया, और इस तरीके से चोला एम्पायर की शुरुआत हुई। आया ना समझ में? कितना आसान था, बताओ कुछ मुश्किल था? नहीं था ना। तो बस ऐसे ही पढ़ते हैं अपन इस चैनल पे। नाउ अब बात करते हैं स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब चोलास के टाइम पे ना बहुत अच्छा स्कल्पचर और स्प्लेंडेड टेम्पल्स, मतलब बहुत ही अच्छे टेम्पल्स बने। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजवुर एंड Gangaikonda Cholapuram built by Rajaraja and Rajendra are sculptural architecture marvels. So क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़नी है हमको। एक तो हिस्ट्री होती है कहानी वाली हिस्ट्री आपके आने वाले चैप्टर्स में आएगी। ये चैप्टर आपका फैक्चुअल हिस्ट्री में आता है, तो हमें इसको क्या करना है, ट्रिक्स बना बना के याद करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको चोला की पूरी हिस्ट्री बार बार ओरली रिवाइज कराई, उससे क्या दिमाग में एक स्टोरी सी बन गई छोटी सी। तो यहाँ पे भी स्टोरीज, तो अब स्टोरी क्या, सिंपल सी बात है कि जो चोलास थे ना वो बड़े इंटरेस्टेड थे मंदिर बनाने में, और उनका सबसे पावरफुल रूलर कौन रहा था, राजा। तो आपको याद रखना है कि राजा और उसका ही एक और रूलर था, मतलब चोलास का एक और रूलर था राजेंद्र। ये दो, इन्होंने बहुत तगड़े आर्किटेक्चर बनवाए अपने राज्य में। मतलब जब ये रूलर थे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनवाए, बहुत अच्छे अच्छे आपके क्या बनवाए, स्कल्पचर, जो कि आज भी हम देखते हैं। और कहां पे, थंजवुर में और गंगाईकोंडा चोलापुरम, इन दो जगह पे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे उस समय के चोलास के टाइम के एग्रीकल्चर और इरिगेशन की। ठीक है, तो ध्यान से देखना। द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कावेरी वर्ड आ गया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चोलास की शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले विजयलया जो राजा थे, जो कि उरायूर के राजा थे, उन्होंने कावेरी डेल्टा वाला रीजन जीत लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवाइज करते रहा करो हिस्ट्री को। देखो मैं भी तो करवा रहा हूं आपको मस्त तरीके से। तो अब देखो, तो कावेरी रिवर के पास जो ब्रांचेस थी वो स्मॉल चैनल्स में ड्रेन होती थी बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। तो देखो भाई, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, तो आपका सिस्टम क्या था कि जो आपकी कावेरी रिवर है वो कहां जाती है, तो जो आपकी कावेरी रिवर है वो यहां से कहीं से शुरू होती है और इधर जाके खत्म होती है। तो दिस इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल, ये आपका एरिया। तो क्या बताया जा रहा है हमको कि इसकी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच पूरे एरिया में फैली हुई है इस नदी की। तो ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्यों, इरिगेशन के लिए। वाटर फ्रॉम दीज चैनल्स प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। Forests were cleared and lands was leveled for agriculture in many areas. Wells were dug and tanks were constructed to collect rainwater. सो एग्रीकल्चर और आप बात करो इरिगेशन की, सो आपको बस चोलास के एम्पायर में एक चीज रखनी है,
क्या है वो? कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वाई? क्योंकि तो उसमें बहुत सारा पानी था। वो जाती थी सीधे बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल पहुंचने से पहले वो बहुत जगह फैलती थी, ऐसे ड्रेन्स, उसकी जो क्या बोलते हैं छोटी छोटी नदियां थी वो पूरे में फैली हुई थी, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में पानी की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ की कल्टीवेशन बहुत तगड़ी। कल्टीवेशन मतलब राइस उगाया जाता है यहाँ पे। राइस वहां उगता है जहां बहुत पानी होता है, बेहिसाब जहां पानी होगा वहीं राइस उग सकता है। ठीक है, तो राइस यहाँ की मेन एग्रीकल्चर था। उसके अलावा फॉरेस्ट सब काट दिए गए। वाई? क्योंकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलाज एम्पायर, कि वो अपना रूल चलाते कैसे थे। इसके बारे में भी तो इंपॉर्टेंट है ना जानना। तो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स कॉल्ड उर बिकेम द प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो सेटलमेंट्स ऑफ उर क्या होता है? सेटलमेंट मतलब वो एरिया जहां पे एक साथ बहुत सारे लोग रहने लग जाते हैं, उसे कहते हैं सेटलमेंट। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीजेंट्स की। तो वो लोग जो अपने खुद का काम करते हैं, मतलब समझ लो जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं, दे आर कॉल्ड पीजेंट्स। तो उनके सेटलमेंट थे जिन्हें कहते थे उर। वो बड़े प्रॉस्पेरस हो गए। वाई प्रॉस्पेरस? प्रॉस्पेरस मतलब उनके पास पैसे आने लगे, वो एक अच्छा परिवार, फल फूल रहे थे। वाई? क्योंकि वहां पे पानी बहुत अच्छा था, इरिगेशन बहुत अच्छी थी, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था ना। एग्रीकल्चर अच्छा तो फसल अच्छी, फसल अच्छी तो पैसा अच्छा, पैसा अच्छा तो फैमिली अच्छी। सिंपल है ना? तो इसीलिए वहां के जो पीजेंट्स थे वो अच्छी जिंदगी जीते थे। जो रिच लैंड ओनर्स थे हैंडल्ड इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। और आप बात करो जो इंपॉर्टेंट ऑफिस वगैरह के कौन हेड करता था? रिच लैंड ओनर्स। ग्रांट ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स वर लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। अब देखो हर सिटी में उस समय क्या सिस्टम था कि जो ब्राह्मण थे ना उनको जमीन दी जाती थी, जिसे कहते थे भूमि दान करना, जो राजा का काम होता था। इसके लिए वहां पे कौन थे? बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जिनको ये ड्यूटी दी गई थी ऑफिस में बैठा के कि आपका काम है उन्हें हर टाइम पे इसका हिसाब रखना कि कितना लैंड जा चुका है, कितना देना है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ओके, सो अब हमने अच्छे से चोला एम्पायर के बारे में काफी पढ़ लिया है। एक मिनट, थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो भाई इसी के साथ ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है समाप्त। अच्छा लगा कि नहीं? चैप्टर कितना इजी था, हमने बहुत छोटी छोटी चीजें करी और हमें पूरा चैप्टर समझ में आ गया। चोलास के बारे में अच्छे समझा, राष्ट्रकूटास के बारे में समझा, एंड गुर्जरा प्रतिहार, ये सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम फटाफट क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं, सो दैट हमारा चैप्टर पे एकदम पक्का क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। कोई भी पेपर हमसे करवा लो, हम सॉल्व कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, जो कि आई होप आपके अंदर अब आ चुका होगा। अभी नहीं है, अब आ जाएगा। तो बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। तो गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो ये गुजरात और राजस्थान वाले रीजन के रूलर्स थे। राष्ट्रकूटास आपके डेक्कन, वेस्टर्न भूल भी जाओ, डेक्कन तो बताया था ना मैंने आपको, तो बस। पालास की बात करें तो ये बंगाल में थे, और चोलास की बात करें तो ये तमिलनाडु। चोलास तो मैंने आपको बताया ना, कर्नाटका, तमिलनाडु, नीचे साउथ। ठीक है, okay, who were the parties involved in three-party struggle? Very simple and yet very very important question, बताया अभी था। तो तीन पार्टीज थी, गुर्जरा प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पालास। इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेके जो लड़ाई चली उसे कहा जाता है क्या? आपका त्रिपाठी स्ट्रगल। इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर, शाबाश। What were the qualifications necessary to become a member of the committee of Sabha in the Chola Empire? चोला एम्पायर के टाइम पे कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपके अंदर होनी चाहिए तो आप चोला एम्पायर के जो कोर्ट था, सभा थी, उसमें आ सकते हो? तो क्या थी? तो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी, वो क्या? पहला क्या? मेंबर ऑफ सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड। मैंने आपको इसका, जब आप चैप्टर सुन रहे होंगे, मैंने आपको क्या बोला था? लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स जो थे उनको लिया जाता था। ठीक है, अब उनकी भी कुछ कंडीशंस थी, वो हम यहाँ क्वेश्चन आंसर्स में देखो। इसीलिए मुझे इस तरीके से पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। वाई? क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हो ना, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है, बट देन क्वेश्चन आंसर्स अगर आप सेम टाइम पे कर लेते हो ना, उससे क्या होता है, एकदम 100% चीज कवर हो जाती है। तो समझ में आया, ये तरीका बहुत अच्छा है। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की। पहला, वो बंदे के पास खूब सारी जमीन होनी चाहिए जिस जमीन पे वो टैक्स कलेक्ट करता हो। दूसरा, उनके पास अपने खुद के घर होने चाहिए। तीसरा, उनकी एज 35 से 70 होनी चाहिए। यंग लोगों की कोई एंट्री नहीं है। 35 से लगभग 70 साल उम्र होगी तो ही आप सभा में आ सकते हैं। वेद की नॉलेज होनी चाहिए, देखा जाए तो ब्राह्मण होना चाहिए बंदा। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। ये सब देखो, स्टार्टिंग के 3 आपको याद रखने हैं, वो बहुत सिंपल है, बट बाकी के ये तो आप खुद भी लिख सकते हो। उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए, ऐसी थोड़ी किसी को भी चलते आ जाओ, नहीं, उसको थोड़ा लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर। नॉट हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years, ये गजब की कंडीशन है। लास्ट 3 साल में वो किसी और कमिटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। दे शुड सबमिट हिज अकाउंट्स एज वेल एज ऑफ रिलेटिव्स टू कंटेस्ट इलेक्शन।
अब एक तरह से ये क्या था, ये एमएलए की सीट होती थी, सभा में क्या था, एमएलए बनने का चांस था। तो इसकी कंडीशंस क्या थी, ये सब मैंने जो बताई, लास्ट में क्या, उन्हें अपना सारा कच्चा चिट्टा अकाउंट्स का वहां भेजना रहता था कि भाई आप राजा को दिखाओगे कि क्या क्या आपने कमाई करी है एक साल में, अपने रिश्तेदारों में, कौन इलेक्शन में, ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What were the two major cities under the control of चामड़ास? तो चौहान या चामड़ा के उनके दो मेजर सिटी कौन कौन से थे, एक तो वो दिल्ली और दूसरा अजमेर। इनकी स्टोरी फटाफट थोड़ी रिवाइज करते हैं। ये क्या चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे वेस्ट और ईस्ट में। तो इनके साथ क्या हुआ, वेस्ट में इनको फिर रोक लिया गया, वो पता नहीं अजीब सा नाम था यार, वो मेरे को खुद नहीं याद हो रहा, एक मिनट रिवाइज करते हैं उस नाम को, क्योंकि भूख रिवाइज तो करना जरूरी है ना यार। देखो देखो, ओके एक मिनट, ओके तो ये था, तो गढ़वालास जो थे आपके, वो उन्होंने कहां पे रोका उनको, वेस्टर्न में। और एक्चुअली शायद ये गढ़वाल्स लिखा है, बट कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग कर दिया। और आपके जो ईस्ट साइड में उनके कौन आ गए थे, गुजरात के चालुक्यास। तो इसी वजह से वो बेचारे कहीं एक्सपैंड नहीं कर पाए, जहां थे वहां के वहीं रह गए। लास्ट, हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल, इट इज इंपॉर्टेंट। इसकी स्टोरी हमने बड़े अच्छे से पढ़ी थी। पहला पॉइंट 3 पॉइंट में याद कराया था। पहला पॉइंट, राष्ट्रकूटास जो थे वो इनिशियली सबऑर्डिनेट्स थे टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, और वो डेक्कन रीजन के थे। फिर मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ, एक चीफ ऑफ राष्ट्रकूटा जिसका नाम था दांटी दुर्गा, उसने ओवरथ्रू कर दिया अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को, क्या, एक रिचुअल परफॉर्म करके जिसे कहते हैं हिरण्यगर्भा, विच गेव हिम द टाइटल ऑफ क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ। ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि अगर आपको किसी राजा को हराना है तो आप उसे डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते कि आप गए लड़ने में, राजा से लड़ने जा रहा हूं, उसके जो सिपाही होते हैं वही आपको मार देंगे, तो आप तो राजा तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, राजा को ओपन चैलेंज देने के लिए आपको यज्ञ करने पड़ते हैं। तो उसी में से एक यज्ञ है जिसका नाम है हिरण्यगर्भा। ये ऐसा यज्ञ है जिससे आप राजा को आप एक, पहली बात तो सबसे बात, ये जो यज्ञ किया जाता है कि अगर आप क्षत्रिय नहीं हो और फिर भी आप ये प्रूव करना चाहते हो कि मैं क्षत्रिय हूं, तब ये किया जाता है। और उसके बाद राजा को ओपन चैलेंज होता है, फिर राजा से लड़ाई होती है, जो जीतता है वो बन जाता है राजा। तो इस तरीके से ये यज्ञ परफॉर्म करके दांटी दुर्ग ने अपने ओवरलॉर्ड जो था उसको हरा दिया। When they gained power and wealth, they declared themselves independent from their overlord. और जब उन्हें पावर मिल गई, उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोल दिया अब हम कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, अब हम इंडिपेंडेंट हैं। दे फॉट विद गुर्जरा प्रतिहार। तो गुर्जरा प्रतिहार और पाला डायनेस्टीज जो थे उनसे उनकी कई साल तक लड़ाई हुई कन्नौज के लिए, ताकि जिसे कहा जाता है ट्रिपार्टीट स्ट्रगल, जिससे वो अपनी पावर दिखा पाए और पावरफुल हो पाए। क्लियर? चलो, तो इस राष्ट्रकूटास तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाउ डिड द न्यू डायनेस्टीज टू गेन एक्सेप्टेंस। अब भाई जो नई नई डायनेस्टीज आ रही थी वो क्या करती थी अपने एक्सेप्टेंस को गेन करने के लिए, कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। The new dynasties were based in specific regions and existing kings often acknowledged them as their subordinate और सामंत। तो ये जो नई डायनेस्टीज उभर के आ रही थी, ये स्पेसिफिक रीजन बेस्ड थी, और वहां के जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे वो क्या बन गए, वो बन गए थे सामंत, जो मैंने आपको पहले बताया था। जो एग्जिस्टिंग छोटे छोटे किंग थे, ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े, बट उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम सामंत हैं, मतलब हम जो हमारा मेन सबसे बड़ा रूलर बनेगा हम उसकी मदद करेंगे, एडवाइस करेंगे, उसके बोर्ड में जाके बैठ जाएंगे, बदले में हमें खूब पैसे मिलते रहने चाहिए, बात खत्म। दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ टू डिक्लेयर देमसेल्फ महासामंत। और क्या कहा जाता था, अगर आप कई सारे सामंतों के लीडर बन गए तो आप हो गए महासामंत, या फिर महामंडलेश्वर भी कहा जाता था। दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। इससे वो क्या करते थे, अगर वो किसी के सबऑर्डिनेट थे, इससे वो ये प्रूव कर देते थे कि भाई हम किसी के अंडर में नहीं है, वी आर द ओवरलॉर्ड, हमारे कोई ओवरलॉर्ड नहीं है। दे परफॉर्म रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते थे, जिससे वो अपने आप को क्षत्रिय प्रूव करते थे, जिसमें क्या नाम आपको याद आएगा, हिरण्यगर्भा, अब तो याद रहेगा, जो दांटी दुर्ग ने करा था। दे फॉट वॉर विद नेबरिंग रीजन्स टू गेन पावर एंड ऑल्सो बिल्ट ए टेम्पल टू एक्नॉलेज इट। और वो उसके अलावा क्या करते थे, अपने आसपास के नेबरिंग रीजन से लड़ा करते थे, उन्हें हराया करते थे, पावर लिया करते थे, और टेम्पल्स बनाते थे बड़े बड़े, ताकि लोग उन्हें जाने कि हाँ इनकी डायनेस्टी में ये बड़ा टेम्पल बना था। आया समझ में? What kind of irrigations were developed in the Tamil region? This is very important. कावेरी के बारे में तो अभी हमने पढ़ा था ना, तो वो पेपर में भी आना है। Kind of irrigation work developed in Tamil region कौन सा था? तो वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑफ कावेरी रिवर प्रोवाइडेड नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। जिस भी मॉइस्चर की जरूरत है, जिस टाइप की मिट्टी की जरूरत है, जिस टाइप के मौसम की जरूरत है, वो मिलता था कावेरी रिवर से। सम एरियाज वेल्स वर डग, सम एरियाज कई सारे एरियाज में कुएं खोदे गए, कई एरियाज में बड़े बड़े टैंक बनाए गए ताकि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाए।
एम्बैंकमेंट वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, और एम्बैंकमेंट क्या होता है, आपका पानी को रोकने वाला स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि, जिसे डैम भी कह सकते हैं, लोकल डैम उस टाइम के, जिससे फ्लड ना आए। कनाल्स बनाए गए ताकि वाटर जो है उन्हें फील्ड तक पहुंचाया गया। कनाल्स मतलब आप नदी से एक रास्ता बनाओ जिससे जो पानी है वो आपके खेत में आ जाए। समझ में आया? Sluice gate were built to regulate the outflow of water from a tank into the channels that irrigated the field. This is again called आपका क्या, इरिगेशन सिस्टम। मतलब गेट्स बना दिए गए कि जब चाहे आप उन्हें खोलो पानी आ जाएगा नदी से, और बंद कर दो तो पानी नहीं आएगा। तो इस तरीके से इरिगेशन जो थी वहां पे बहुत ही जबरदस्त थी। So next question is, what were the activities associated with Chola temples? So answer is, सबसे पहला, temples were center of craft production and were also endowed with the land by rulers as well as by others. So टेम्पल्स में क्या क्या होता था? टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, मतलब टेम्पल्स में क्राफ्ट बनाए जाते थे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते थे, एंड वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। और टेम्पल्स को बहुत सारी जमीन गिफ्ट में दी जाती थी, या तो राजा गिफ्ट देता था, या आसपास के जो लोग थे वो अपनी दे देते थे, या फिर वो अपनी, जो अमीर लोग थे वो अपनी जमीन गिफ्ट में दे देते थे। They were not only places of worship but also were the hub of economic, social, cultural life as well. उस टाइम पे मंदिर जो थे चोलास के टाइम पे सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, वहीं पे बच्चे खेलते थे, वहीं पे आके बूढ़े लोग बात करते थे, वहीं पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे। तो टेम्पल्स वर मेन जगह उस टाइम की। Priest, garland maker, cook, sweeper, musician, dancer, etc. live near the temple and many activities performed in the temple. तो priest पुजारी, garland maker माला बनाने वाला फूलों की, cook खाना बनाने वाला, sweeper musician, dancer, क्योंकि क्या होता था, आपके जो म्यूजिशियन थे भजन गाना, उस पर डांस करना, ऐसी अनेक तरह की चीजें उस समय मंदिरों में हुआ करती थी। Temples were also associated with the making of bronze images which are considered among the finest in the world. और उस समय के टेम्पल चोला एम्पायर के ब्रॉन्ज की मूर्तियां भी बनाने में बहुत फेमस हैं, जो वर्ल्ड फेमस मूर्तियां हैं उस टाइम पे बनती थी मंदिरों में ही। क्लियर? एंड विद दिस ये चैप्टर हो चुका है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो लगी होगी अच्छी, क्योंकि यहां पे हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन एंड विद क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो किसका वेट कर रहे हो? वीडियो को करो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लक्ष्य बैच का, जहां पे आप आके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, सारे अपडेट्स ले सकते हो लक्ष्य बैच के। तो उसे फटाफट ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।